हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री की पहली क्लास है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देना चाहता हूँ आपको हिस्ट्री के बारे में। जो हिस्ट्री है आप सबको पता है, वो 3 भाग में डिवाइड होती है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो आपका सिलेबस है वो भी इन्हीं 3 भागों में ही बटा हुआ है। पर जो बिहार एनएमएमएस का पिछले 3-4 सालों में जो मेरा तजुर्बा रहा है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। तो मेरा भी पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेगा। तो क्या हम इसे छोड़ देंगे? नहीं। आपका जो एनएमएमएस का बुक होगा, किसी भी संस्था का हो, बट एनएमएमएस का जो बुक होगा, तो आप उसके हिस्ट्री के सेक्शन में जाइएगा। हिस्ट्री के सेक्शन में आपके पास शायद 290 या 300 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास तीनों मिले होंगे। तो आप उससे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, इससे आपका एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूँगा। ये मेरा वादा है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारे इतिहास के पहले चैप्टर। तो आप सबको पता है, इतिहास का जो पहला चैप्टर आता है वो आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इस क्लास में हम बेसिकली ये जानेंगे कि कौन कौन से यूरोपीय कंपनी थे जो भारत आए थे और किस कंडीशन में आए थे। यदि आप थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बट यदि नहीं पता होगा तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा एक बैक स्टोरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या यूरोपीय कंपनी यानी यूरोप में जितने देश हैं, वो इसमें से जो भारत आए थे, उनसे हमारा तात्पर्य यूरोपीय कंपनी से है। तो यूरोपीय कंपनी क्या पहले से हमारे साथ व्यापार नहीं करते थे? तो आपको पता होगा कि हमारे और यानी कि चाइना और यूरोप के बीच में, यूरोप के मध्य एक रास्ता था जिसका नाम था रेशम मार्ग। आपने 6 या 7 में पढ़ा होगा, 6 और 7 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा रेशम मार्ग के बारे में। तो ये यूरोपीय कंपनी पहले जो है इसी मार्ग से व्यापार करते थे। तो किस प्रकार करते थे तो एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमारा जो भारत था, यहाँ पे था भैया हमारा साउथ अफ्रीका, ये भारत, यहाँ से भैया ये म्यांमार, यहाँ पे चाइना है मान लेते हैं। तो ये चाइना और यहाँ पे यूरोप का एक बंदरगाह होता था, यूके एक शहर था कुस्तुनतुनिया। यहाँ के बीच में एक मार्ग हुआ करता था, ये प्राचीन काल से ही था। चूँकि इस रास्ते से सर्वप्रथम रेशम का जो है व्यापार किया जाता था, इसलिए इस मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग कहते थे। इसी मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग कहते थे। तो इस रेशम मार्ग से बहुत पहले से इनका व्यापार होते रहता था, किंतु 1453 ईस्वी में एक घटना हो गई, जिसे हम लोग कुस्तुनतुनिया के पतन के नाम से जानते हैं। यानी इस समय कुस्तुनतुनिया का हो गया पतन, और यहाँ पर एक नए राजवंश आ गए, उस्मानिया राजवंश। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बैक हिस्ट्री है, तो जानना थोड़ा अच्छा हो जाता है, किसी को समझा सकते हैं आप। तो उस्मानिया राजवंश का यहाँ पर आ गया शासन। तो जो उस्मानिया राजवंश का शासन आ गया, तो ये जो यूरोपवासी में कौन कौन आते थे मेनली, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उस समय यूरोपवासी में स्पेन थे, जो मेनली मुख्य रूप से इस मार्ग से व्यापार करते थे, और पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, फ्रांस, डेनिस, यही सब कुछ देश थे जो व्यापार में रुचि रखते थे। तो इन लोग को व्यापार से मतलब नहीं था, इन लोग को टैक्स से मतलब था। तो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, तो वहाँ के जो नए राजा आते हैं, उन्होंने अचानक ही इनका टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो
टैक्स बढ़ा देने के कारण जो है इन जो व्यापारी लोग थे, इन व्यापारी लोग को अब जो सामान यहाँ से खरीद कर लाते थे, यहाँ बेचते थे, वो उतना ज़्यादा किफ़ायती नहीं बुझाने लगा। किफ़ायती नहीं बुझाया तो इन्होंने भैया क्या किया, तो इन्होंने किया व्यापार यहाँ से बंद कर दिया। यहाँ से बंद कर दिया तो सब लोग सोचने लगे व्यापार कहाँ से किया जाए। तो उसमें एक देश जिसका नाम पुर्तगाल था, इसके एक राजा थे हेनरी। इनको प्यार से सब लोग हेनरी द नेविगेटर बोलते थे। नेविगेटर मतलब नाविक। क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने अपने नाविकों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। क्या काम किया था? तो इन्होंने अपने नाविकों को जो है बहुत बार जो है प्रोत्साहित किया कि जा करके आप अन्य देशों की खोज करें। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। ये समुद्र है पूरा, तो इस मार्ग से आप समुद्री मार्ग से जो है इसकी खोज करें। तो उसी में एक व्यक्ति हुए करते थे बार्थोलोमियो डियाज। ये याद रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज। ये कौन है? तो इन्होंने 1488 ईस्वी में, ये साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका द्वीप है ना, तो ये अफ्रीका द्वीप की सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम उत्तमाशा अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप था। कैप ऑफ गुड होप, या इसी को हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं। इसकी खोज की थी किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। ये कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे, मतलब याद रखिएगा एक। फिर स्पेन के एक और नाविक हुए थे। कौन थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1492 ईस्वी में जो अमेरिका है, अमेरिका की खोज कर दी। कब? तो 1492 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ के नाविक थे? स्पेन के। ये भी याद रखिएगा। तो इतना सा स्टोरी हम जान चुके हैं। फिर इसी के बाद जो है पुर्तगाल से ही एक और व्यक्ति कैप ऑफ गुड होप पहुंचे, जिनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ये कौन थे भैया? ये भी एक पुर्तगाली नाविक थे, जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकले थे। कहाँ की खोज के लिए? तो भारत की खोज के लिए। लेकिन वो पहुँचे कहाँ? तो कैप ऑफ गुड होप। तो कैप ऑफ गुड होप पे पहुँचे तो वहाँ के लोकल लोगों ने इनको मारने की वो कर ली, नीति बना ली कि इन्हें रातों रात मार देंगे। तो जब ये सोए थे तो ये इनकी मतलब इन्हें पता चलता है कि यहाँ के जो लोकल सोमालिया के जो लोग हैं, सोमालिया द्वीप था यहाँ पर, सोमालिया द्वीप के जो लोग हैं वही इन्हें मारने की नीति बना रहे हैं। तो कौन बताया इनको? इनको बताया था गुजरात, भारत के गुजरात के एक व्यापारी थे, जिनका नाम था अब्दुल मजीद। इन्होंने इसकी जान बचाई। तो इन्होंने इनसे पूछा, तो इन्होंने बताया कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, तो आप भारत के हैं, तो क्या आप मुझे भारत का रास्ता बता सकते हैं? तो इन्होंने बोला जी हाँ। तो ये इन्हें 1498 ईस्वी में, डेट के साथ याद रखिए तो और अच्छा, 20 मई 1498 को ये इन्हें लेके आ जाते हैं केरल के कालीकट तट पर। केरल के कालीकट तट पर। कहाँ के? केरल, कालीकट तट, केरल। यहाँ के राजा कौन थे? तो ये थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा थे जमोरिन, या इन्हीं को कहीं कहीं किसी बुक में समोरिन भी लिखा जाता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, समोरिन। तो इस तरह समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो वास्को डी गामा। अब पहली कंपनी कौन हो जाती है? तो पुर्तगाल। समझ में आ रहा है कुछ? तो धीरे धीरे फिर हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी तरह फिर पहले नंबर पे कौन आया? तो पुर्तगाल आया। फिर उसके बाद कौन आया? तो पुर्तगाल के बाद डच आया, फिर ब्रिटेन आया, फिर डेनिस आया, और फिर पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर डेनिस, और फिर लास्ट में आया फ्रांस। तो पुर्तगाल कब आया? तो पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में। तो इसी वीडियो को हम आगे स्किप करते हैं और डिटेल में एक एक कंपनी के बारे में जानते हैं। तो पहले पुर्तगाल। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल के बारे में समझेंगे। तो आइए, जो इससे इम्पोर्टेंट स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, तो केवल और केवल हमको क्या पढ़ना है? तो जो पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। तो पहली कंपनी कौन सी थी भैया, तो पहली थी पुर्तगाल। तो आइए हम थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। और इस वीडियो का जो भी नोट होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बेफिक्र रहें, हो सकता है मैं इससे संबंधित एक लॉन्ग फॉर्म में मतलब अच्छे से भाषा में लिख करके एक नोट दे दूं और साथ ही साथ एक माइंड मैप दे दूं जो आपको आसानी से याद करने में सुविधा हो। ठीक है, तो पुर्तगाल, तो सबसे पहली बात कुछ चुनिंदा पॉइंट ही हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पुर्तगाल की स्थापना को हुई, मतलब भारत कब आया या आगमन कह लीजिए आप। तो आगमन कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में। डेट के साथ बोले तो 20 मई। कहाँ पर आया सबसे पहले, तो केरल के कालीकट तट पर। केरल के कालीकट बंदरगाह या तट जो कह लें। पहला व्यक्ति कौन था, कौन आया था भैया, तो वो आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वहाँ का राजा कौन था, केरल में जो उतरा तो केरल का राजा कौन था, तो केरल का राजा था जमोडीन। कौन था, जमोडीन। या इसी का दूसरा नाम क्या था, समोरीन। समोरीन। इतना में आपको कोई दिक्कत। तो पुर्तगाली जब आए ना 1498 में वास्को डी गामा आए, तो ये 1498 में वापस चले गए। वापस जो गए ना, तो ये यहाँ से जो माल लेके गए थे, यानी जो सामान व्यापार के लिए जो सामान ले गए थे उस पर इन्होंने 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया था, जिस कारण से पुर्तगाल भारत को छोड़ने से इनकार कर देते हैं, मतलब पुनः वापस भारत आ जाते हैं। तो 1500 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा पुनः आते हैं और यहाँ पर जो है अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। तो व्यापार शुरू करेंगे तो क्या कोठी नहीं चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चिन में स्टार्ट की। 1503 में कोच्चिन में, और फिर 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्टार्ट कर दी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। पुर्तगाली आए कब थे, 1498 ईस्वी में। कहाँ पर, तो केरल के कालीकट तट पर। किसकी मदद से, तो अब्दुल मजीद, ये याद रखिएगा, अब्दुल मजीद की सहायता से। ठीक है, कौन व्यक्ति आया था पहला, तो वास्को डी गामा। वहाँ उस टाइम जो केरल था, केरल का राजा कौन था, जमोरिन या समोरिन। कितने गुना ज़्यादा लाभ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिएगा। 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया। वापस कब आया, 1500 ईस्वी में। पहली फैक्ट्री कब खोली, 1503 में। कहाँ पर, कोच्चिन में। 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री। ये पहली फैक्ट्री थी और ये दूसरी फैक्ट्री थी। तो क्या यदि इतना बड़ा कंपनी स्टार्ट करेंगे तो क्या उसकी निगरानी के लिए सैनिक नहीं रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। तो गवर्नर भी तो रखेंगे ना। हाँ, तो पहला गवर्नर कौन था, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, इसने एक नीति अपनाई थी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या थी, ये याद रखिएगा। इसको कभी कभी ब्लू वाटर पॉलिसी और कभी कभी नीला जल की नीति भी कहा जाता है। तो दोनों भाषा आप याद रखिएगा। ये था क्या, ये बेसिकली यही था कि यदि किसी को भी समुद्री मार्ग से होकर व्यापार करना है या कहीं जाना है तो आपको पुर्तगालियों यानी पुर्तगाली गवर्नर की आज्ञा चाहिए। यानी बिना हमारे आज्ञा के आप समुद्र में जाएंगे तो आपको खतरा होगा। बस यही था ब्लू वाटर पॉलिसी और यही था हमारा पूरा पुर्तगाल। तो एक बात पुर्तगाल के बारे में और याद रखिएगा कि ये पहली कंपनी थी, ये ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले आई थी। सबसे पहले यही आई थी ना, और सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में गई। कब गई, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा, तो रख लीजिएगा। 1962 में गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आई थी 1498 में
और सबसे लास्ट में गई थी। ठीक है, तो आइए अब अगला कंपनी के बारे में देख लें हम लोग। तो अगली कंपनी है डच। तो डच के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप कर लिया जाए। तो डच कंपनी, डच कंपनी, अच्छा ये याद रखिएगा, सबके कंपनी का नाम जो है ना लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी लगता है। जैसे डच बोल रहे हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश बोलेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया के लिए आए थे तो इसलिए इनके नाम में सब में ईस्ट इंडिया कंपनी जुड़ा रहता है। तो डच, वैसे डच का एक और नाम था VOC, यानी वॉरिंग दे ऑस्ट इंड से कॉम्पगिन। ये याद मत रखिएगा, बहुत अजीब है। तो डच कंपनी आते कब है, तो पहले जान लेते हैं हम आगमन। तो इनका आगमन होता है 1602 ईस्वी में। डचों का आगमन भारत में कब होता है, 1602 ईस्वी में। तो क्या ये 1602 ईस्वी में आए थे? नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पर, मतलब किसी कंपनी के तौर पर ना आने के पहले ये व्यक्तिगत तौर पर जो है 1595 में ही आ चुके थे। 1595 में आ चुके थे। कौन आया था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन, ये 1595 ईस्वी में ही भारत आ चुका था। तो इनकी पहली फैक्ट्री तो हो गया, कब आए थे। फिर इनकी पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो इनकी पहली फैक्ट्री थी 1605 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मसूलीपट्टनम पर, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और इनका पतन कब हुआ था? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी पहली फैक्ट्री क्या थी? तो 1605 में मछलीपट्टनम। कब आए थे? 1602 ईस्वी में। एक याद रख लीजिएगा, डचों का पतन कब हुआ था। इससे हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी अभी आप याद तो रख लीजिए तो और अच्छा बात है। तो डच कंपनी का पतन, तो डचों का जो पतन हुआ था ना वो 1759 में, 1759 का वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। किसके बीच? तो डच वर्सेस अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन। तो डच वर्सेस अंग्रेज, डच वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था ये वेदरा का युद्ध, जिसमें डचों का पतन हो गया था। तो डचों का पतन पूछता है तो याद रखिएगा, डचों का पतन 1759 में वेदरा के युद्ध में हुआ था। तो डच खत्म। फिर आ जाइए ब्रिटिश। ये भैया हमारे बहुत ज़्यादा करीबी रहे, इनसे चुकाना है हिसाब। तो डचों का पतन हो गया 1759 में। अब हम लोग आ गए ब्रिटिश पे। तो ब्रिटिश, ये थोड़ा लंबा जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ये चीज़। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आते हैं? तो यदि व्यक्तिगत तौर पे पूछिएगा तो व्यक्तिगत तौर पे ये 1599 ईस्वी में पहली बार एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था मिडन हॉल। पहला अंग्रेज़ था जो मिडन हॉल, जो कि भारत आया था, ये व्यक्तिगत तौर पे। बट कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के रूप में पहला कौन आया था? तो मतलब कब आया था? तो इनकी कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ। जब भी पढ़ाता हूँ बैथ को बैठ जाता हूँ। महारानी एलिजाबेथ, इनके द्वारा जो है इस कंपनी को मान्यता दी गई थी। ये कौन थी? ये बेसिकली इंग्लैंड की जो महारानी थी ना, उन्हीं की वंशज थी, तो महारानी ही कह सकते हैं, एक इंग्लैंड की महारानी थी। इनकी कंपनी की स्थापना हो गई
इनकी पहली फैक्ट्री कब थी? तो पहली फैक्ट्री से पहले थोड़ा सा इनका हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि आगे भी काम आएगा, हमें देख लेते हैं। तो 1605 ईस्वी में जो ब्रिटेन थे, वहाँ के एक राजा थे, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम। इन्होंने भारत में, उस टाइम भारत के जो मुगल वंश के शासक थे जिनका नाम अकबर था, आप बोलेंगे 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो हमें पता था, इन्हें थोड़े पता था। तो 1605 में इन्होंने अकबर के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें इन्होंने कहा कि जो ये कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, तो इसे आप एक छोटी सी कोठी के लिए आसरा दे दीजिए, जगह दे दीजिए। लेकिन जब तक ये पत्र पहुंचा, तो कब तक पहुंचा? ये पत्र जो है पहुंचा हमारे राजा के पास 1608 ईस्वी में। तब तक में अकबर की हो गई थी मृत्यु, और कौन आ गए थे? तो आ गए थे जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में जो है कौन पहुंचे? तो कैप्टन हॉकिंस पहुंचे। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जो है पहुंचते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा यदि याद रखिएगा तो याद रखिएगा आप, हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे। हेक्टर नामक जहाज़ था, जहाज, उसी से जो है ये लोग यहाँ तक पहुँचे थे। तो 1608 में पहुँचे थे, इन्होंने जहांगीर से अनुमति मांगी, कहाँ पर? कि हमको जो है सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने दीजिए। बट इन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है सब जगह भैया छा गए थे कौन? पुर्तगाल छा गए थे। इसी कारण से इनको मंजूरी नहीं मिली, तो इन्होंने भैया छोड़ दिया इस बात को। लेकिन मंजूरी मिलने तक, मतलब मना करने तक इन्होंने इसकी नींव रख दी थी, याद रखिएगा। जीव यार, इन्होंने इस कंपनी की नींव रख दी थी। तो पहली फैक्ट्री यदि हमसे पूछेगा, पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो सूरत। जस नींव रख गई तो सूरत। कब? तो 1608 में मंजूरी मांगी बट मिला नहीं। तो कब मिला? तो 1613 में, 1613 ईस्वी में ये कंपनी खुली। बट कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ है, यदि पूछेगा दूसरी फैक्ट्री कब, तो दूसरी फैक्ट्री भैया मसूलीपट्टनम। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम कब? तो 1611। ये क्या है? पहली 1613, दूसरी 1611। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया कि जो पहली फैक्ट्री थी इसकी नींव तो 1608 में ही पड़ गई थी ना। बनकर रेडी कब हुआ? तो रेडी हुआ 13 में, लेकिन हम लोग मान्यता कब देंगे? 1608 में। तो ये 1608, ये 1611। तो पहली कौन हो गई? सूरत। दूसरी कौन हो गई? मसूलीपट्टनम। पहली स्थापना कब हुई? तो 1613। दूसरी स्थापना कब हुई? 1611। ठीक है, तो इतना तो आप इससे याद रख लीजिएगा। किससे? तो इससे। क्या इसके बारे में और कुछ है? तो थोड़ा सा और चलेंगे तो, बट शायद स्लाइड नहीं है। नो 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 नो, चलिए इसी में और एडजस्ट कर सकते हैं क्या? लास्ट में थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, तब उसको देखेंगे आराम से। फ्रांस टेनिस दोनों उसको ख़त्म कर लेंगे इसी में। तो पहली फैक्ट्री हो गई, दूसरी फैक्ट्री भी हो गई। तो अब क्या है? पहले पेन का साइज चेंज कर लेने दो मुझे, ये ठीक है, वाइट ठीक रहेगा। ये ठीक है। तो पहली फैक्ट्री कब थी? हो गई। दूसरी फैक्ट्री भी हो गया। तो और क्या देखना है हमें?
तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो अंग्रेज़ों को बार बार फिर से दोबारा पढ़ना पड़े, इससे अच्छा हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। तो जो अंग्रेज़ थे ना, तो अंग्रेज़ों को ना एक बार 1717 ईस्वी में जो मुग़ल दरबार के जो बादशाह थे जिनका नाम फ़र्रुखसियर था, इनके द्वारा एक सुनहरा फरमान दिया गया था, या यूँ कहें कि शाही फरमान। ये क्या था? मतलब उनको एक ऑफ़र दिया गया था। क्या ऑफ़र दिया गया था? कि आप यदि हमें 3000 रुपया देते हो तो मैं आपको बंगाल में मुफ्त व्यापार करने दूंगा। साथ ही साथ यदि आप मुझे 10,000 और दे देते हो तो मैं आपको सूरत में भी मुफ्त व्यापार करने दूंगा। और यदि आप इन दोनों कंडीशन को मान लेते हो तो मैं आपको आपके जो सिक्के होंगे उसे सिक्के छापने सिक्के छापने की अनुमति दे दूंगा। तो इसी फरमान को जो है अंग्रेज़ों के लिए शाही फरमान या फिर अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या हुआ? तो मैग्ना कार्टा मतलब कि बहुत बड़ी उपलब्धि, मैग्ना कार्टा कहा गया, अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपसे पूछे कि शाही फरमान, अंग्रेज़ों को शाही फरमान कब मिला? 1717। अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा कब प्राप्त हुआ? 1717। अच्छा, याद रखिएगा, शाही फरमान से संबंधित एक और है, 1632 ईस्वी में इनको सुनहरा फरमान भी मिला था। एक सुनहरा फरमान, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा। सुनहरा फरमान क्या था? तो गोलकुंडा का एक जगह था, गोलकुंडा। यहाँ के जो राजा थे इन्होंने भी इनको एक ऑफ़र दिया था जिसको सुनहरा फरमान कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेज़ है वो अपना वर्चस्व भारत में बनाने लग गए हैं। इसी क्रम में ना अंग्रेज़ों ने 1698 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी शहर है? तो वो शहर है कलकत्ता शहर। कलकत्ता शहर। तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो अंग्रेज़ों ने। मतलब किसने की थी? तो व्यक्तिगत रूप से भी नहीं बता रहा हूँ, बस कंपनी कौन था? तो अंग्रेज़ था। कब की थी? 1698 ईस्वी में। इसमें कौन सा एक किला था? फोर्ट विलियम या फिर यूँ कहें कि विलियम किला। फोर्ट मतलब किला होता है, तो विलियम किला, इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना में इन्होंने 3 शहर को मिला करके इसकी स्थापना की थी। 3 शहर कौन कौन से थे? तो एक थे सूतानाती, कोलिकाता, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा, इन 3 शहर को मिला करके एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम जॉब चार्नोक था। जॉब चार्नोक था। इस व्यक्ति ने जो है इन तीनों शहर को मिला करके फोर्ट विलियम किला और कलकत्ता शहर की स्थापना की, तथा उसके प्रथम प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स आयर को बनाया। ये बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लीजिए इनसे। 1661 ईस्वी में ना एक पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका नाम कैथरीन द ब्रिगेंजा था। इसका विवाह अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है। और जो बम्बई के पास एक शहर था जिसका नाम कैथरीन के पास एक शहर था बम्बई। ये बम्बई जो है दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है। और चार्ल्स द्वितीय जो है इसी शहर को बहुत कम, मतलब क्या कह सकते हैं आप, अमाउंट कह लीजिए या फिर यूँ कहिए कि रेंट पे कह सकते हैं आप, बहुत कम रेंट पे जो है किसको दे दिया जाता है? तो अंग्रेज़ों को मिल जाता है।
अंग्रेज़ों को मिल जाता है और अंग्रेज़ जो है इसमें अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो ये याद रखिएगा, बम्बई किसकी शादी पे मिला था? तो कैथरीन द ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय से। कब? 1661 में। किसको मिल गया था? तो अंग्रेज़ों को मिल गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले लक्ष्य पर। तो डेनिस, ये छोटी छोटी दो कंपनियां हैं, इनसे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं हमें, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो आ जाइए आप, ब्लैक 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 ब्लैक, यस। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डेनिस कंपनी। तो डेनिस के बारे में बस आप इतना याद रखिएगा कि डेनिस कंपनी की स्थापना जो होती है वो 1600 ईस्वी में होती है। फिर बच गया एक फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में होती है। उसके उस टाइम जो राजा थे, राजा का नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, जो उस टाइम राजा थे उनका नाम लुई 14वां था। लुई 14वां उस टाइम वहाँ के राजा थे। इनकी पहली फैक्ट्री जो होती है, पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में। किसकी मदद से? तो फ्रैंको कैरो की मदद से। ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, बट ये याद रख लीजिएगा कहाँ पर? 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में। ये अंग्रेज जैसे थे, मतलब अंग्रेज का भी पहले यही था ना, पहला सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और यदि आप याद रख सकते हैं तो एक ये याद रख लीजिएगा कि एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कर्नाटक युद्ध। एक सेकेंड, कर्नाटक युद्ध, ये जो है फ्रांस वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांस वर्सेस अंग्रेज के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसे हालांकि थोड़ा बहुत लिखे हुए थे, बट आगे हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और हो सकता है आज ही या कल मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके NMMS के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर NMMS में पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसे करवा दो। मेरा कोशिश रहेगा आज ही, बट यदि आज नहीं करवा पाया तो कल पक्का। फिर परसों हम इसके बाद अगला चैप्टर ब्रिटिश और बंगाल ये देखेंगे। तो थैंक यू।